नाउ दिस इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होती है या फिर डायलेटेशन होती है ब्रोंकाई की, ठीक है, उन ब्रोंकाई की जो कि 2 mm से ज़्यादा है, या फिर शायद ये डायलेटेशन है इतनी, विच आर फिल्ड विद पस। ठीक है, तो ब्रोंकाई जो है ना, ब्रोंकाई नॉट एल्विलाई, ब्रोंकाई, वो दैट आर दोज आर फिल्ड विद पस एंड रिजल्ट इन फीचर्स ऑफ ब्रोंकोरिया। तो क्या होता है, स्प्यूटम आता है म्यूकोप्यूरुलेंट और ब्रोंकोरिया होता है। सो ब्रोंकाई डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन, फिल्ड विद पस, ब्रोंकोरिया इज प्रेजेंट, म्यूकोप्यूरुलेंट स्प्यूटम। एरियाज इन्वॉल्व आर, लोअर लोब्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट मिडल लोब और लिंगुला। ब्रोंकोरिया जो है ना वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी दिखता है। ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस यानी विदाउट स्प्यूटम दिखता है टीबी में। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में 3 तरह के ब्रोंकिएक्टेसिस होते हैं, सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन होता है, सैक्युलर और सिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है, और वेरिकोज भी हो सकता है। सो सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर, वेरिकोज एंड सैक्युलर और सिस्टिक। मैसिव हिमेप्टिसिस अगर हो रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकियल आर्टरी को एम्बोलाइज कर देंगे, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ना तो कोजेस हो सकते हैं कि कोई फोकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि ट्यूमर, फॉरेन बॉडी आ गई है, या लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, या फिर कोई डिफ्यूज प्रॉब्लम है जैसे इन्फेक्शन, या फिर डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। इन्फेक्शन जैसे स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा निमोनी, बोर्डेटेला परट्यूसिस, परकोल्डेरिया सिपेशिया, या फिर डिक्रीज्ड इम्यूनिटी जैसे एच आई वी में और हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया में। रिकरेंट माइक्रो एस्पिरेशंस अगर हो रही हैं जैसे स्क्लेरोडर्मा में और बल्बर पाल्सी में। रिमेटोलॉजिकल कॉजेज हैं जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जोग्रन सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिससे होता है ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्शन ऑफ द एयरवे, जिससे कि हैम्पर होती है वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन हैम्पर होने के कारण ट्रैक्शन पड़ता है लंग्स पे, जिसके कारण होता है ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, वेंटिलेशन हैम्पर होती है, क्लियरेंस ऑफ लंग्स नहीं हो पाती है अच्छे से, ठीक है, उसके कारण ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस होती है। नाउ 2 मोर कॉजेज ऑफ ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस आर रेडिएशन एंड सार्कोइडोसिस, क्योंकि इनके कारण भी लंग की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। मतलब ऑटोइम्यून कॉजेज, पेशेंट अस्थमैटिक है तो एबीपीए हो सकता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए। सीरम प्रेसिपिटेंट्स अगेंस्ट एस्परजिलस आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। आईजीई लेवल्स बढ़े हुए होंगे, फंगल हाइफी दिखेंगे स्प्यूटम एग्जामिनेशन पे, और एचआरसीटी पे सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस दिखेगा। ट्रीटमेंट होगा स्टेरॉइड्स। जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कार्टाचिनर सिंड्रोम, ठीक है। और मिसलेनियस कॉजेज हो सकते हैं जैसे येलो नेल सिंड्रोम, इट कॉजेज ब्रोंकिएक्टेसिस। इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं 25 to 50%। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होता है, मेन फंक्शन जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का होता है ना, वो होता है इलास्टेज एंजाइम को न्यूट्रलाइज करना। इलास्टेज एंजाइम मैक्रोफेजेस से आता है और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में इसका ये फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, तो इलास्टेज फ्रीली एक्ट करता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन तो नॉर्मल होती है लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाता हिपेटोसाइट्स के बाहर, और एक्यूमुलेट होने लगता है हिपेटोसाइट के अंदर ही, जिसके कारण कि सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। और इलास्टेज जो है वो डैमेज करता है लंग्स को, जिसके कारण पैन असाइनर एम्फाइसेमा और ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में सिरोसिस, पैन असाइनर एम्फाइसेमा और ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है। सो लंग्स के बाहर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आ नहीं पाया, इलास्टेज को इनहिबिट कर नहीं पाया। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑल्सो ए कॉज, जिसका दूसरा नाम है म्यूकोविसिडोसिस। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, F508 म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम 7 में। सीलिया की मोर्टेलिटी नॉर्मल होती है, लेकिन क्लोराइड ज़्यादा होने के कारण म्यूकस जो है वो थिक और विसिड होता है, जिसके कारण म्यूकस जो है ना उसका स्टेसिस होने लगता है, वो जमा होने लगता है, वो मूव नहीं करता। सीलिया इज़ नॉर्मल। इनफर्टिलिटी होती है इसके वजह से, क्यों? मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में इनफर्टिलिटी होती है। मेल्स में क्योंकि वास्ट डिफरेंस की एजेनेसिस हो जाती है, और फीमेल्स में क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस के प्लग्स बन जाते हैं, थिक सर्वाइकल म्यूकस के प्लग्स बन जाते हैं।
सो दोनों में ही इनफर्टिलिटी कॉज करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और साथ में ब्रोंकिएक्टेसिस। F508 म्यूटेशन डिफेक्ट इन क्रोमोसोम 7। कार्टाजेनर सिंड्रोम में क्या होता है कि सीलिया ही इमोटाइल हो गया, जिसके कारण के सिक्रीशंस मूव नहीं कर पाते। सिक्रीशंस नॉर्मल होती हैं, थिक नहीं होती, लेकिन क्योंकि सीलिया इमोटाइल है तो सिक्रीशंस मूव नहीं करेंगी। और ये इमोटाइल सीलिया क्यों है? डाइन इन आर्म डिफेक्ट के कारण। और इस कार्टाजेनर सिंड्रोम में एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसमें होता है रिकरेंट साइनोसाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस ड्यू टू रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस एंड साइटस इन्वर्सस। लेकिन इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन सिर्फ मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होती कार्टाजेनर सिंड्रोम में। इसलिए इनफर्टिलिटी को कार्टाजेनर सिंड्रोम के ट्रायड में इन्वॉल्व नहीं करते। मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी इज अफेक्टेड, पर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ओवा होता है ना फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके मूवमेंट के लिए उसको ना सिर्फ सीलिया बल्कि पेरिस्टालसिस भी हेल्प करते हैं। तो अगर सीलिया इमोटाइल है फिर भी ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर अच्छे से मूव कर पाएगी, इसलिए फीमेल्स में इनफर्टिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। फीमेल्स इनफर्टिलिटी इज नॉट सीन बिकॉज मूवमेंट ऑफ ओवा इज डिपेंडिंग ऑन बोथ पेरिस्टालसिस ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड सीलिया मोटिलिटी। So even if cilia motility is affected, still ova can move in fallopian tube. So infertility is not included in the triad. अब कौन कौन से लोब्स इन्वॉल्व रहते हैं? अपर लोब इन्वॉल्व हो सकता है ब्रोंकिएक्टेसिस में इन कंडीशंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस which causes traction bronchiectasis because radiation can cause destruction of the airway, and in the ABPA which causes central bronchiectasis. मिडल लोब ब्रोंकिएक्टेसिस कब हो सकता है? नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरिया है, कार्टाजेनर सिंड्रोम। विलियम कैंपबेल सिंड्रोम में भी ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है, मिडल लोब। विलियम कैंपबेल सिंड्रोम, इसमें डिफेक्ट होता है कार्टिलेज में विच कॉजेज डिफेक्टिव वेंटिलेशन। ठीक है, सो विलियम कैंपबेल सिंड्रोम causes bronchiectasis, defect in the cartilage. लोअर लोब ब्रोंकिएक्टेसिस कब होता है? यूजुअली सीन इन पीपल विद रिकरेंट माइक्रो एस्पिरेशंस, और माइक्रो एस्पिरेशंस देखने को मिलते हैं स्क्लेरोडर्मा में, हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया में और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। लोअर लोब ब्रोंकिएक्टेसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के? प्रोडक्टिव कफ रहता है, ब्रोंकोरिया प्यूरुलेंस इंक्रीज हो जाती है और फैटिड प्रेजेंट रहती है, मतलब स्मेल आती है गंदी। डिस्निया होता है एक्सर्शन पे, क्रैप्ट साउंड प्रेजेंट होती है या फिर रोंकाई प्रेजेंट रहती है, क्लबिंग होती है नेल्स में, वीकनेस, वेट लॉस, साइनोसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कोर पल्मोनियल तो COPD में देखने को मिलता ही है। वर्कअप में चेस्ट एक्सरे पे मोस्टली नॉर्मल दिखेगा, कुछ केसेस में ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिल सकती है लोअर लोब में। CT स्कैन में HRCT जब करेंगे, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दिखेगी या फिर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिखेगी। सिग्नेट रिंग क्यों दिखती है? नॉर्मली क्या होता है, एयरवे और ब्लड वेसल का साइज लगभग एक जैसा होता है, लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस में क्योंकि एयरवे का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ब्लड वेसल का साइज उतना ही है, तो ये एक सिग्नेट रिंग की तरह दिखता है। और एयरवे का साइज जो है ना इज इंक्रीज्ड मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ द ब्लड वेसल साइज। डायमीटर ऑफ एयरवे शुड बी मोर देन 1.5x टू ऑल द डायमेंशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये है चेस्ट एक्सरे पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ठीक है। और ये है CT स्कैन पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दिखेगा। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में दिक्कत होती है, मतलब एक्सपायर करते वक्त फास्टली हम एक्सपायर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट सेकंड में फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हम ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं निकाल पाएंगे अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ब्रोंकिएक्टेसिस प्रेजेंट है। तो FeV1 अपॉन फोर्स्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का रेशियो जो है वो कम होगा, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन, और FeV1 क्या है? फर्स्ट सेकंड में जो वॉल्यूम हमने एक्सपायर करी फोर्स्ड एक्सपिरेशन में, तो ये वॉल्यूम कम होगी, न्यूमरेटर इज कम, तो द रेशियो विल बी लेस देन 0.7, और इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ भी। स्प्यूटम को कल्चर करेंगे तो स्प्यूटम को कुछ टाइम पे रखने के बाद हमें डिटरिच प्लग्स दिखेंगे। डिटरिच प्लग्स आर ऑब्जर्व्ड इन द स्प्यूटम व्हेन वी कीप द स्प्यूटम फॉर सम टाइम, डिटरिच प्लग्स। और डिटरिच प्लग्स क्या होते हैं? येलो कॉन्क्रीशंस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें स्प्यूटम में इओसिनोफिल्स दिखेंगे अगर ABPA है, और फंगल हाइफी दिख सकते हैं अगर ABPA है। HIV के लिए टेस्ट करेंगे 4th जनरेशन एलाइसा से। ऑटो इम्यून पैनल भी हम रखेंगे। जेनेटिक कॉजेज़ को इवेल्युएट करेंगे।
जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसके लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्वांटिटेटिव ऐसे करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके लिए पाइलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस करेंगे। इसमें क्या होता है कि पाइलोकार्पिन इंजेक्ट करते हैं आयंटोफोरेसिस की टेक्निक से, जिससे कि स्वेट में हम क्लोराइड लेवल्स को चेक करते हैं। नेजल इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल टेस्ट और लंग बायोप्सी वीडियो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे जेनेटिक कॉजेज के लिए। क्वांटिटेटिव इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल भी चेक करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा अगर नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम, तो मैक्रोलाइड रिफैम्पिसिन के साथ, इथैम्पिडोल के साथ। म्यूकोलिटिक्स देंगे जैसे डोरनेज और डीएनएज। अगर सिक्रीशंस जो हैं वो स्टक हैं, फंसी हुई हैं, तो 3% सलाइन नेबुलाइजेशन करेंगे म्यूकोलिटिक्स के साथ, ठीक है, डोरनेज और डीएनएज के साथ, अलॉन्ग विद ब्रोंकोडायलेटर्स। और परकशन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं विच इज़ हाई फ्रिक्वेंसी चेस्ट ऑसिलेटरी डिवाइस, ठीक है, चेस्ट को ऑसिलेट करता है जिसके कारण कि जो म्यूकस फंसा हुआ है उसको डिसलॉज किया जा सके। परकशन डिवाइस, ये है परकशन डिवाइस, और ये है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। और क्या यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट में? चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, वैक्सीन्स, गामा ग्लोबुलिन्स और एंटीबायोटिक्स जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन पीडी 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ, मैक्रोलाइड ओडी, टोब्रामाइसिन नेबुलाइजेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस में टू प्रिवेंट कोलोनाइजेशन, और आईवी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स इन एबीपीए एग्जासर्बेशन। दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस।